Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, from today we are going to start the new chapter of Science Part 2. The chapter number first and name of chapter is Heredity and Evolution. तो बच्चों हेरिडिटी और इवोल्यूशन ये चैप्टर मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. वन बाय वन आपको इसके वीडियोज़ मिलेंगे और इस चैप्टर में आज का जो पहला वीडियो है इसमें आपको इंट्रोडक्शन जो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस इसके बारे में पढ़ना है. हेरिडिटी जो है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे अलग अलग तरह के रिसर्च हुए और हेरिडिटरी चेंजेस जो आते हैं, जो बदलाव हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, नए स्पीसीज तैयार होते हैं, तो इसके पीछे रीजंस क्या है, इसके पीछे कौन कौन से रिसर्चेस हुए हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया है, इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. तो बच्चों पिछले साल भी हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था, तो वी हैव टू रिकॉल सम थिंग्स. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से उस क्वेश्चन और आंसर के तौर पे हम कुछ बातें जो है वो पिछले साल की जो इसे हम रिकॉल करेंगे. पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं. विच कंपोनेंट ऑफ सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर. तो हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा कंपोनेंट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है इस हेरिडिटरी कैरेक्टर जो को कंट्रोल करता है और ये हेरिडिटरी कंपोनेंट होता है. तो दैट इज द डीएनए. वो मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम्स एंड डीएनए. तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द cells of the nucleus that is made up of DNA and the unit of hereditary that is the genes are located on the DNA. Second question देखिए बच्चों, what do we call the process of transfer of physical and mental characters from पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी. तो पेरेंट्स से प्रोजेनी यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते, फिजिकल है या मेंटल है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज द हेरिडिटी. दैट प्रोसेस, द हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, What are the components of DNA molecule? अब DNA मॉलिक्यूल जो होता है, तो DNA मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इट हैज 3 कंपोनेंट्स. DNA मॉलिक्यूल्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों? 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला तो होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल. सेकंड इज द शुगर, नेम ऑफ शुगर इज डीऑक्सीराइबोस शुगर. एंड थर्ड कंपोनेंट जो है दे आर द नाइट्रोजन बेसिस. तो नाइट्रोजन बेसिस 4 प्रकार के होते हैं: एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. तो इसमें एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होता है और ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो डीएनए के स्ट्रक्चर जो है हमने पिछले साल पढ़ा था, इसका वीडियो भी आपको क्लास 9 के उस चैप्टर में मिलेगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था. तो अब ये जो डीएनए जो है, तो डीएनए का ये स्ट्रक्चर है, इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोस शुगर और जो होता है हमारा क्या है थर्ड जो बताया था आपको नाइट्रोजन बेसिस. तो नाइट्रोजन बेसिस 4 है, तो पेयरिंग होती है. तो शुगर मॉलिक्यूल जो है एक तौर से एक साइड से शुगर मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा होता है और दूसरी साइड से शुगर मॉलिक्यूल फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है और इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता है. अब देखेंगे बच्चों, आज का जो टॉपिक है मेन हमारा हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटरी चेंजेस क्या है, ये सब हमें पता है, पिछले साल हमने पढ़ा है. लेकिन इस हेरिडिटी की डिस्कवरी कैसे हुई? कैरेक्टर्स जो है एक जनरेशन से ट्रांसमिट दूसरे जनरेशन में होता है, वो हमें पता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इन्हें कैसे डिस्कवर किया है? हेरिडिटी हमें पता है, हेरिडिटी इज द transfer of character. Heredity is the process of transfer of characters from one generation to another generation. Why? Genes. We know that the John Gregor Mendel is the pioneer of modern genetics. तो जॉन मेंडल जो है इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे गार्डन पी प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज पाइसम सटाइवम.
इस प्लांट के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्हें ये पता चला था उस एक्सपेरिमेंट से द न्यू कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें कुछ पेरेंटल कैरेक्टर तो होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स में भी नहीं पाए जाते और नए कैरेक्टर्स जो है वो जनरेशन में पाए जाते हैं। तो वो कैरेक्टर जो है सेकंड फिलियल जनरेशन, हमने पिछले साल पढ़ा था, सेकंड फिलियल जनरेशन में कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स में भी नहीं होते और फर्स्ट जनरेशन में भी नहीं होते। तो ये न्यू कैरेक्टर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो मेंडल परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स अराउंड द ईयर 1886। इट टुक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर हिम to make the conclusion of his researches which are based on heredity। हेरिडिटी के ऊपर मेंडल्स ने जो भी रिसर्च किए थे इसके कंक्लूजन निकालने के लिए, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए मेंडल्स को बहुत समय लगा। फिर 1901 तो अब तक क्या पता चला था कि नए कैरेक्टर्स जो है वो सेकंड जनरेशन में आते हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो इन 1901 द साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरिस, क्या नाम है साइंटिस्ट का? ह्यूगो डी वेरिस। ही पुट फॉरवर्ड वन थ्योरी एंड नेम ऑफ थ्योरी इज म्यूटेशनल थ्योरी, एंड अकॉर्ड फ्रॉम दैट म्यूटेशनल थ्योरी इट इज वेरी इजी टू नो द रीजन बिहाइंड द चेंजेस। जो चेंजेस आते हैं, नए कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके लिए ह्यूगो डी वेरिस ने एक म्यूटेशनल थ्योरी दी थी। म्यूटेशनल थ्योरी में क्या बताया गया है बच्चों? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द चेंजेस इन देयर जीन्स एंड ड्यू टू विच दैट चेंजेस अल्टर्स दैट ऑर्गेनिजम्स, ग्रेटली अल्टर द ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसके जीन्स में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे बदलाव हमें दिखाई देते हैं, एंड दैट चेंजेस आर पास डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। अब ये कैरेक्टर अगर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में जो है नई स्पीसीज तैयार होती है। वंस द न्यू स्पीसीज हैज इवॉल्व्ड देन इट स्टॉप द चेंजेस, द कैरेक्टर्स विल बी फिक्स्ड। तो जब नई स्पीसीज तैयार होती है तो नई स्पीसीज तैयार होने के बाद ये चेंजेस जो है जीन्स में चेंजेस होना बंद हो जाते हैं। तो ह्यूगो डी वेरिस ने जो थ्योरी बताई थी इसको बाद में डिस्कार्ड भी किया गया, लेकिन म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले हमें पता चला। तो म्यूटेशन होता है, जीन्स में म्यूटेशन होता है और इसकी वजह से चेंजेस आते थे। ये 1901 तक हमें पता था। फिर क्या हुआ? इन 1902 the two scientists Walter and Sutton observed the pair chromosomes in the cell of grasshopper, and until that was not known to anyone। तो सबसे पहले क्रोमोसोम जो है, पेयर में क्रोमोसोम्स है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया वाल्टन और सुटॉन ने। ग्रासोपर की जो सेल है इसके अंदर उन्हें क्रोमोसोम्स पेयर में दिखाई दी। तब जो है म्यूटेशन तो होता है, ये हमें बताया था ह्यूगो डी वेरिस ने, लेकिन म्यूटेशन किस में होता है? जीन्स में होता है। तो जीन्स कहाँ पे होते थे? इसकी पोजीशन ही पता नहीं थी क्योंकि क्रोमोसोम्स के बारे में पता नहीं थी, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। तो पेयर क्रोमोसोम्स का जब पता चला तब जाके थोड़ी थोड़ी बात क्लियर होने लगी। फिर जो है द रिसर्चेस स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है इसके बारे में रिसर्च चल रहा था। व्हेन इट वाज प्रूव दैट द जीन्स आर कैरिड बाय डीएनए, तो पता चला कि जीन्स जो है इसको कैरी करता है डीएनए, और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट जो होता है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है तो क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। तो जीन्स कहाँ पे होती है ये पोजीशन पता चली। इसके बाद जो है 1944 द ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, ट्रायो मीन्स 3 साइंटिस्ट, तो 3 साइंटिस्ट ने क्या बताया? तो ये तीनों साइंटिस्ट के नाम जो है वो है ओसवाल्ड एवरी, मैकलेन मैककार्थी एंड कॉलिन मैकलिऑड। कौन कौन से नाम थोड़े से हार्ड है बच्चों? ओसवाल्ड एवरी, मैकलेन मैककार्थी एंड कॉलिन मैकलिऑड। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया? They proved that except the viruses, all living organisms have DNA as a genetic material। वायरसेस को छोड़ के बाकी सभी
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होता है, हर एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। और तब जाके पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए आर कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां तक ये बात हेरिडिटी के बारे में क्लियर हुई है। फिर भी जो है जीन्स जो है वो क्या काम करते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं तो कैरेक्टर में बदलाव होते हैं। देन हाउ द जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर, तो जीन्स जो है वो डीएनए के अंदर होते हैं, वो कोई कैरेक्टर जो है उसको कैसे डेवलप करता है, किसी कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करता है। तो ये कब डिस्कवर हुआ? इन 1961। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जाकोब एंड जाक मोनाल्ड, तो ये फ्रेंच जेनेटिसिस्ट है फ्रैंकोइस जाकोब एंड जाक मोनाल्ड, दे प्रपोज अ मॉडल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो होता है ये सिंपल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं होता, सिर्फ जीनोम होता है जिसे बनाया है डीएनए मॉलिक्यूल से। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए का क्या रोल है, इसका मॉडल जो है फ्रैंकोइस जाकोब एंड जाक मोनाल्ड ने दुनिया के सामने रखा। तब जाके इट वॉज हेल्पफुल टू अनकवर द जेनेटिक कोडॉन हिडन इन द डीएनए। तो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए कोडॉन यानी कि एक गुप्त माहिती जो है उसके अंदर होती है, एंड ये कोड के फॉर्म में होती है, और उस कोड जो है स्पेसिफिक कोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर इज द सीरीज ऑफ कोडॉन्स विच कंट्रोल्स और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिससे हम आगे जो है जो पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो कोडॉन जो है ये 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जैसे ये यूजी यानी कि एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो ये जो कोड्स के मार्फत इंफॉर्मेशन होती है ये डीएनए के अंदर होती है, और ये इंफॉर्मेशन के बारे में फिर उस 1961 को पता चला कि डीएनए के अंदर जो है वो जीन्स होते हैं, और जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, और पर्टिकुलर प्रोटीन जब सिंथेसाइज होता है तो वो कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आई कलर जो है क्या हेयर कलर जो है तो ये अलग अलग होते हैं, हर एक के हेयर का कलर अलग होता है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं उनके हेयर्स वाइट होते हैं, जो हमारे इंडियन लोग से एशियन लोग हैं उनके हेयर्स जो है वो ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक और वाइट हेयर कलरेशन के लिए जो जीन्स है, वो ब्लैक कलर के लिए जो जीन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और वो जीन्स क्या करते हैं उस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और उस प्रोटीन की वजह से हमारे हेयर का कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो इस तरह से जो है, और दैट इज द मेलेनिन, ये किस में रिस्पॉन्ड होता है? मेलेनिन। तो मेलेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैकनेस ऑफ हेयर। तो इस तरह से हमारे स्किन का कलर भी मेलेनिन के ऊपर डिपेंड होता है, और मेलेनिन को सिंथेसाइज करने वाले जीन्स जो है फंक्शनल है तो ज़्यादा मेलेनिन सिंथेसाइज होगा, नॉन फंक्शनल है तो कम सिंथेसाइज होगा, नॉन फंक्शनल है तो मेलेनिन कम सिंथेसाइज होगा, हेयर्स आर वाइट, द स्किन इज वाइट। तो ये सभी इंफॉर्मेशन कोडॉन के मार्फत डीएनए के में होती है, और वो इंफॉर्मेशन फिर साइंटिस्ट को पता चले, एंड देयर बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज, एंड इट हैज अ वास्ट यूटिलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वहां से इंट्रोड्यूस हुई। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? हमें पता चला कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, और वही कैरेक्टर जो है, जो डीएनए हमारे बॉडी के अंदर वही कैरेक्टर हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया गया है? दे ज्वाइन टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 different species, and this is called as recombinant DNA, and this recombinant DNA is inserted into the host organism to produce the desired genetic combination.
तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कौन से जीन्स बॉडी के अंदर होने चाहिए, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीन्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो कैरेक्टर आ सकता है, तो ये टेक्नोलॉजी ने बताया कि दो अलग अलग स्पीसीज के डीएनए को कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और उस डीएनए को ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से वो डिजायर जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर उसमें प्रोड्यूस किया जाता है। एंड दिट हैज अ ग्रेट वेराइटी यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियर, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, हाइब्रिड वेराइटीज जो है हम जेनेटिक वेराइटीज, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको ये सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सभी पॉसिबल हुआ है ये सभी साइंटिस्ट ये जो डिस्कवरी की इनकी मदद से। एंड नाउ अ डे द हेरिडिटी द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरेडिटरी डिसीजेस। जो हेरेडिटरी डिसीज जो है, अनुवांशिक आधार जो होते पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते, लेकिन हेरेडिटरी डिसीज के बारे में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी, उसको डायग्नोस करना भी मुश्किल था। अब ये हेरेडिटरी डिसीज होने के पहले हमें ये डिसीज हो सकता कि नहीं, इसके बारे में जीन्स की मदद से जो है डायग्नोसिस होता है, जिसकी वजह से हेरेडिटरी डिसीज को ट्रीट करना भी आसान हुआ है। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एंड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच द माइक्रोब्स आर यूज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो है वो जीन्स जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसकी वजह से अलग अलग तरह के मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्री में वास्ट जो है इसका यूजेस होते हैं, जो सभी हम बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें हमको सभी बातें जो है वो सीखने को मिलेगी। तो बच्चों आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, तो जीन्स क्या करते हैं, वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और दूसरे जनरेशन में जो डीएनए ट्रांसमिट होते हैं, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल पेरेंट्स एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट, देयर ऑकर द रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से नए कैरेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि वी आर नॉट एग्जैक्टली द जेरोक्स कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स, हम पेरेंट्स की जेरोक्स कॉपीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, किसका? डीएनए मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो पेयर में से एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आता है, दूसरा क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट में से आता है, और दोनों पेयरिंग फिर जो है ऑफस्प्रिंग्स में वो दोनों पेयर होते हैं। तो उस पेयर की वजह से नए कैरेक्टर्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं कि जो कि हमारे पेरेंट्स में भी हमें दिखाई नहीं देते और ऑफस्प्रिंग में वो अलग कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर में चेंजेस क्यों आते हैं, ये सभी बातें हमें हेरेडिटरी की स्टडी के बाद पता चली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.